ओलंपिक के खिलाड़ियों की, जो कि वापस आने वाले हैं अपने मुल्क और जिनके इस्तकबाल की तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। साथ ही समझेंगे कि कैसा रहा उनका सफर और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान किस तरीके से ओलंपिक में अपने आप को आगे देख पाता है। आज समझेंगे नजरिया में। जी हां, खैर मकदम है आपका। टोक्यो ओलंपिक की तकरीब इतवार को अख्ताम पजीर हो गई और 16 दिन के इस इवेंट में हिंदुस्तानी एथलीट्स ने शानदार मुजाहरा किया। हिंदुस्तान ओलंपिक में 48वें पायदान पर रहा है और इंडिया ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ट्रैक एंड फील्ड में हिंदुस्तान ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है और ये मुमकिन नीरज चोपड़ा के गैर मामूली मुजाहरे की वजह से हुआ है। आज शाम सभी खिलाड़ी दिल्ली लौटेंगे। एयरपोर्ट से होटल तक खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए शानदार तैयारी की गई है और दिल्ली के अशोका होटल में एजाजी तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। इस बीच टोक्यो से वतन वापसी के लिए निकल रहे खिलाड़ियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर चैंपियंस की आज वतन वापसी होनी है और जो प्लेन है, जहाज है, उसके अंदर से ये पहली तस्वीर सामने आई है। साथ ही दिल्ली में भी इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल की गई है। दिल्ली के अशोका होटल में ओलंपिक चैंपियंस के इस्तकबाल की शानदार तैयारी की गई है। जी सलाम पर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ओलंपिक फतेह के इस्तकबाल के लिए क्या अशोका होटल को कैसे सजाया गया है। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान ने अब तक का अपना सबसे अच्छा मुजाहरा करके दिखाया है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हिंदुस्तान 48वें नंबर पर रहा। लेकिन हिंदुस्तान की इस कामयाबी की कहानी लिखने वाले वो शानदार खिलाड़ी है जिन्होंने मुल्क के लिए मेडल हासिल किया। जिन्होंने टोक्यो में रखी तिरंगे की शान, जिन्होंने ओलंपिक में रखा मुल्क का मान, आज मुल्क करेगा उनका सम्मान। टोक्यो ओलंपिक इतवार देर रात खत्म हो गए हैं। इन खेलों में हिंदुस्तान ने लंदन ओलंपिक्स के मुजाहरे को बेहतर करते हुए 7 मेडल जीते। मुल्क की इस कामयाबी के पीछे 1-2 नहीं बल्कि कई खिलाड़ियों की मेहनत और लगन थी। लेकिन उन खिलाड़ियों का इसमें एक अलग ताउन रहा जिन्होंने मुल्क के लिए जी जान लगाते हुए मेडल फतेह किया। आज उन चैंपियंस की वतन वापसी का दिन है। आज उन चैंपियंस के सम्मान का दिन है। ओलंपिक की शानदार कामयाबी के बाद पूरा मुल्क आज अपने इन खिलाड़ियों की घर वापसी का इंतजार कर रहा है। इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। शाम करीब 5 बजे ये खिलाड़ी नई दिल्ली के बांग्लापामी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी और फेडरेशन से जुड़े करीब 2000 से ज्यादा लोग इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। नीरज के गांव से बड़ी तादाद में लोग एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए पहुंचेंगे। पूरे रास्ते में नीरज समेत चैंपियन खिलाड़ियों की जीत के पोस्टर लगाए जाएंगे और शाम करीब 6:30 बजे एक खास तकरीब में सभी मेडलिस्ट का सम्मान किया जाएगा। तकरीब में वजीर खेल अनुराग ठाकुर खिलाड़ियों को एजाज से नवाजेंगे। वैसे तो मुल्क के लिए 7 खिलाड़ियों ने मेडल जीते, लेकिन इस मेडल टैली की खास चमक जेवलिन थ्रो में चैंपियन नीरज चोपड़ा का गोल्ड बना हुआ है। नीरज के जीत के चर्चे तो मुल्क में शुमाल से लेकर जनूब और मशरक से लेकर मगरिब तक छाए हुए हैं। आखिर उन्होंने मुल्क के 121 साल के सूखे को अपने भाले से हरा भरा कर दिया है। घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। जश्न तो ऐसा है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर
हिंदुस्तान का नाम सारे विश्व में ऊंचा था। हम तरसते रहते थे कि हमारा गोल्ड आए, हमारा गोल्ड आए, हमारा गोल्ड आए, और नीरज चोपड़ा ने वो करके दिखा दिया। आज 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा हो। नीरज की इस जीत का जश्न तो टोक्यो में भी जोरदार तरीके से मनाया गया है। नीरज चोपड़ा के मेडल ने जो शुरुआत की है उसे इंडियन एथलेटिक्स में अपने सुनहरे मुस्तकबिल की तरह देख रहा है। इस ओलंपिक में हिंदुस्तान ने अपने हॉकी के खेल की सूरत को भी बदलते हुए देखा, जहां मर्द टीम ने 41 साल का सूखा खत्म करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो वहीं खवातीन हॉकी टीम ने सारे मिथक तोड़ते हुए पहली बार सेमीफाइनल में दाखिल हो गई। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों ने लंदन से भी ज्यादा अच्छा मुजाहिरा किया और अब 3 साल बाद हर खिलाड़ी को पेरिस ओलंपिक का इंतजार है, जहां हिंदुस्तान का ये सूरमा टोक्यो से भी ज्यादा अच्छा मुजाहिरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। और कौन जानता है कि हिंदुस्तान ओलंपिक में दूसरे ममालिक के लिए कभी ना पार होने वाला चैलेंज बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हर कोई इस कामयाबी पर फख्र कर रहा है और साथ ही आपको बता दें कि आज ये खिलाड़ी वापस मुल्क लौट रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। एयरपोर्ट पर कैसा नजारा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आखिर इंतजार हुआ खत्म। देश का नाम रोशन करने वाले ओलंपिक्स में सभी खिलाड़ी अब हवाई जहाज में बैठ चुके हैं। टोक्यो से सभी खिलाड़ियों ने उड़ान ले ली है और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के एयरपोर्ट पे, जहां पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त लगना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि जो क्राउड है उसको मैनेज कर लिया जाए, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, क्योंकि ये सभी खिलाड़ी अब कुछ ही घंटों में राजधानी दिल्ली पहुंच जाएंगे या कहीं अपनी देश की मिट्टी में पहुंच जाएंगे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के पर्सोनल्स है वो एक्टिव है। उन्होंने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है ताकि अगर जो भी उनके चाहने वाले हैं उन खिलाड़ियों के वो आए एयरपोर्ट पे तो किसी भी तरीके की भीड़ ना हो। कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए सभी तरीके के बंदोबस्त कर दिए गए हैं। पुलिस जो है वो अलर्ट पे है और यहाँ पर लगातार बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगी आपको दिखाना कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम तरीके की बैरिकेडिंग कर दी गई है, चाहे वो मीडिया के लिए हो या नॉर्मल पब्लिक के लिए हो। एक बहुत ही उत्साह भरा दिन है जहाँ पर अब ओलंपिक्स में विजय हासिल करके ये सारे खिलाड़ी यहाँ पर आज अपनी देश की मिट्टी में या कहीं वतन वापसी ले रहे हैं। लेकिन जब बात आती है सिक्योरिटी की तो पुख्ता इंतजाम होना भी बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये मेन गेट है जहाँ से ये खिलाड़ी बाहर आएंगे और यहीं से इन खिलाड़ियों को अशोका होटल लेके जाया जाएगा, जहाँ पर स्पोर्ट मिनिस्टर इनको फैसिलिटेट करेंगे। और यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी शख्स इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना कर पाए, कोई भी उन्हें दिक्कत ना हो यहाँ से जाने में। देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर बैरिकेडिंग कर दी गई है दोनों तरफ या कहें चारों तरफ एयरपोर्ट के इस पर्टिकुलर एरिया में बैरिकेडिंग कर दी गई है और सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। ये वही गेट है जिससे अब कुछ ही घंटों में हमारे खिलाड़ी अपने देश, अपने वतन वापस आ जाएंगे। महिमा कटारिया, जी मीडिया, दिल्ली। तो आज चैंपियंस की वापसी हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। आर.के. मिश्रा जी हमारे साथ लीडर भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे मामले पर जुड़ गए हैं और साथ ही राहुल लाल जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं जी सलाम पर। राहुल लाल जी, जो शानदार जीत का मुजाहरा किया है हमारे खिलाड़ियों ने वो वाकई में काबिल तारीफ है और एक तरीके से जो सूखा था कई सालों का, तकरीबन 121 सालों का, उस सूखे को मिटाया है। मैं सबसे पहला रिएक्शन इस जो भी मुजाहरा किया गया है टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों की तरफ से, उसका फर्स्ट एक्शन आपसे जानना चाहूंगा, फिर आगे इस चर्चा को और बढ़ाएंगे। देखिए शाहबाज जी, भारत जो है वो यूथ पावर वाला देश है और पहली बार हम लोग एकदम उसको प्रदर्शित करने में सफल रहे हैं। जिस तरह से कि एथलेटिक्स का सेक्शन हमारा खाली था, मिल्खा सिंह सपना देखते हुए रह गए कि उनके जीवन काल में कोई एक जो है कि गोल्ड आए, तो मिल्खा सिंह के इस सपना को भी इस ओलंपिक में हम लोगों ने पूरा किया है जी। और दूसरे सेक्शन जो जिसमें कि पहले मान लीजिए कि करना
मल्लेश्वरी ने उन्होंने जो है कि वेट लिफ्टिंग में उठाया था 2000 में, तो फिर अब 2021 में फिर से जो है कि हम लोगों का टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत वहीं से, उसी पदक से शुरुआत से होती है जी। तो कई सारे खेल एक तरह से कहा जाए कि युवाओं ने कम सुविधा और संसाधनों के बावजूद भी काफी शानदार प्रदर्शन किया है। तो ये जो प्रदर्शन रहा, और कुछ लोग ऐसे भी रहे जो पदक से चूके जरूर हैं, लेकिन वो 3 साल बाद जो आगे होने वाला है, चाहे वो गोल्फ के सेक्शन में हो या फिर हम लोग जो फीमेल हॉकी को देखें, जो लोग एकदम चौथे नंबर पे रह गई बराबर जो है, तो कई सेक्शन में भारत ने प्रदर्शन काफी अच्छा किया जी। और एक तरह से वो आखिरी स्थिति में, आखिरी पॉइंट में आके हम लोग उसको चूके हैं, मेडल से चूके हैं। तो उस सेक्शन में हम लोग को अगले ओलंपिक में भी हम लोगों के पास संभावनाएं पर्याप्त है, और इतने मेडल, 7 मेडल एक तरह से पूरे के पूरे ओलंपिक के इतिहास में पहली बार रही है पूरी चीजें। अगर हम लोग मेल हॉकी का घटनाक्रम देखें तो वो तो बिल्कुल रोमांचक कर देने वाला कहानी था कि जिस तरह से एकदम आखिरी समय में हम लोगों ने उसमें जीत दर्ज कराई, आखिरी 6 सेकंड के भीतर पूरा खेल का इतिहास बदल गया उसमें। तो एकदम पूरा एनर्जी के साथ है हमारे युवा। बस पूरी तरह से सरकार को, हमारे सोसाइटी को इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा रहना होगा कि ये जो सुविधाएं हम लोग अभी जो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, वो कृपया उनके तैयारी से पहले ही हम लोग करें, इस मानसिकता के साथ, चूंकि अब 3 साल का ही समय बचा है अगले ओलंपिक के लिए। तो ये ओलंपिक तो हम लोगों ने काफी शानदार किया ही है। हम लोग खेल के क्षेत्र में फिर से विश्व शक्ति बन सकते हैं, ये कैपेसिटी है हमारे कंट्री की। बस उस एनर्जी को फिर से नई गति और नई समय और ऊर्जा देने की जरूरत है उसको। ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि नई गति, नई ऊर्जा देने की जरूरत है, क्योंकि वक्त कम है और हमारे कई सारे जो अचीवमेंट्स है, जो टारगेट हैं, उनको हमें पूरा करना है। आर.के. मिश्रा जी, आप कैसे इस नज़रिए को देखते हैं? क्योंकि देखिएगा, भले ही 1 साल ये वाला ओलंपिक डिले हो गया था, लेकिन अब क्योंकि वक्त बचा है 3 साल का, और जिस तरीके से राहुल लाल जी भी कह रहे हैं कि हमारे पास संभावनाएं बहुत है, और एक तरीके से यूथ, हमारा जो देश है वो यूथ का है, नौजवानों का देश है। ऐसे में क्या लगता है कि जो ये 7 है, ये 70 और 700 मेडल तक में तब्दील हो सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, राहुल जी का मैं सम्मान करते हुए उन्होंने जो बात रखी है बिल्कुल सही रखी है उन्होंने। और जहां तक बात है हमारे देश के बेटों ने और देश की बेटियों ने जिस तरह से हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है, बिल्कुल काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम जितनी तारीफ करें उनको बहुत कम है, बहुत कम है। जहां तक बात है, अगर हम देखें तो अगर पिछला परिप्रेक्ष्य देखें तो लंदन 2012 में हमारा जो रैंकिंग था वो 57 था, और अगर हमने उसके बाद फिर रियो में भी हमने जो है सो 2016 में हमारा जो रैंकिंग था वो 67 हो गया था। लेकिन 2020 में जो रैंकिंग हो गया 48 हो गया। तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने जिस तरह से इस खेल के लिए, खास करके ओलंपिक में, हमारे देश की बेटियों ने, हमारे देश के बेटों ने जिस तरह से अपने आप को सुधारा है, अपने आप को इम्प्रूव किया है, वो अपने आप को विकास करी है उन्होंने, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर में अगर समय दें तो मैं बिल्कुल, दो चार ऐसे बिंदु रखना चाहूंगा। जो देखिए, स्पोर्ट्स में हम लोग पहले समझते थे केवल क्रिकेट ही हम लोगों का एक मेन खेल है, और लोग ध्यान भी उसी के ऊपर में देते थे जितना रोमांचक होता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देख लें तो निश्चित तौर पर जो रैंकिंग हम लोगों ने, भारत ने 48th रैंकिंग हमने हासिल की है अभी 2020 में, और 7 मेडल के साथ, 1 गोल्ड के साथ जिस तरह से हम लोगों ने उछाल लगाई है, निश्चित तौर पर हमारे जो युवा हैं और बिल्कुल इसकी तरफ अपनी ध्यान रखेंगे। जहां तक सरकार की बात है तो सरकार ने भी अभी जो अपना 2021 और 22 का जो बजट था उसमें भी 2596 करोड़ का जो एलोकेशन किया था स्पोर्ट्स के ऊपर में, वो भी एक थोड़ा सा उस नजरिए को बदलने के लिए काफी था, जो कि हम अब स्पोर्ट्स को, खास करके ओलंपिक, चाहे वो हॉकी हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे आपका टेबल टेनिस हो, इस सब क्षेत्र में जहां तक हम लोगों ने अपने आप को एक सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। देखिए, पहले की परिप्रेक्ष्य में क्या होता था, एक तो कंट्री बहुत कम था जी, इस ओलंपिक में कंट्री कम होते थे और खेल भी सीमित था। लेकिन अब क्या हो गया, कंट्री भी कम से कम, आई थिंक मुझे जो लग रहा है, जो कि 200 से ज्यादा कंट्रियां जो है सो इसमें भाग लेती है, और जो स्पोर्ट्स था उसको और एक्सपेंड किया गया है जी, उसको और थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो निश्चित तौर पर हमारा जो रहेगा ध्यान, हमारा जो फोकस रहेगा, बिल्कुल पूरी हर एक गेम के ऊपर में रहेगा, और उस गेम में हम कैसे सुधार करते जाएं और इस मेडल को और आगे बढ़ाएं, रैंकिंग को हम नीचे लाएं, जो कि हमारा अगर 48 है अभी, तो
तो अगला जो हमारा पेरिस में होने वाला 2024 में है, उसमें जो रैंकिंग है उसको और सुधारने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से, आपने देखा भी होगा, जो कि हर एक टीम के कैप्टन से प्रधानमंत्री ने खुद बात की है। तो निश्चित तौर पर एक जो उत्साह होता है, जो खिलाड़ी के एक साइकोलॉजिकल एक बात होती है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी इस चीज को वॉच कर रहे हैं, हमारे प्रदर्शन को देख रहे हैं, अपने देश के गौरव को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस सब के लिए हम लोगों को और एकजुट होकर के इसके ऊपर में और तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे हमारा रैंकिंग तैयारी तो होगी। आर के मिश्र जी देखिएगा, तैयारी जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन राहुल लाल जी ने जो एक बहुत वाजिब सवाल उठाया, उनका ये कहना है कि जिस तरीके की धन वर्षा और इनामों की वर्षा अब हो रही है, क्यों ना हम इस धन वर्षा को खेल से पहले या फिर किसी स्पोर्ट्स जो कॉन्क्लेव किया जा रहा है उससे पहले इसको जो है किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पैसे दिए जाए या फिर उनकी जो सहूलियत है उनके ऊपर खर्च किया जाए, इंडोर स्टेडियम में, आउटडोर स्टेडियम के अंदर, या फिर खिलाड़ियों के रहने सहने के ऊपर या फिर उनकी ट्रेनिंग के ऊपर खर्च किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता। निश्चित बात है, निश्चित बात। देखिए 2-4 बिंदु मैं रखूंगा। देखिए ऐसा है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी और इससे बेहतर करना पड़ेगा। दूसरी बात यह जो है ना, कोचिंग जो स्ट्रक्चर है उसको ग्रास रूट लेवल पे हम लोगों को और तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके बाद तीसरा है कल्चर और ट्रेडिशन। जो हमारा जो कल्चर है और ट्रेडिशन है उसको और थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत है। खास करके अगर आप देखें तो ये जो, अच्छा दूसरी बात है, जो फंड है वो फंड जो है सो ग्रास रूट लेवल पर जब हमारे कोचिंग होते हैं उस समय में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वहां पर उनकी फंडिंग हो, उसके कोचिंग के ऊपर में जो खर्चे हो, निश्चित तौर पर सरकार उसके ऊपर में ध्यान दे और उसको बढ़ाने की जरूरत है। जैसे केंद्र सरकार ने, आपने देखा है, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक छोटा सा न्यूज मैंने कहीं से सुना हुआ था, जो कि उन्होंने इस विषय पर उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत संजीदगी तरीके से जो है उन्होंने हेल्प भी किया था और ऐसे एथलीट को उन्होंने बाहर लाया है। तो ये सब, दूसरी बात और एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा सौरभ जी, जो करप्शन है और डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर में भी ध्यान देने की जरूरत है। जहां पर कहीं होता है जो कि नहीं, जो आप कोच के आप बहुत नजदीक होते हैं तो वहां पर वो सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन और जो कोचिंग होता है उसके ऊपर में भी ध्यान देने की जरूरत है। और ये बिल्कुल सरकार इसके ऊपर में बिल्कुल आप कहते हैं संवेदनशील है, इसमें कोई दो मत। ठीक है राहुल लाल जी, देखिएगा जो बात आर के मिश्रा जी उठा रहे हैं वो कुछ जगहों पर हमने देखा भी है, बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है और जो फेवरेटिज्म वाली बात है वो आ जाती है और जिसकी वजह से कुछ खिलाड़ी जो है वो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ और मुझे जो है वहाँ तक जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ जगहों पर ऐसा है और इसको खत्म करने की भी जरूरत है? नहीं, देखिए ये तो एक गंभीर समस्या है यहाँ पे कि आप जो योग्य लोग हैं उनको कई बार स्थान नहीं मिलता है और किसी अन्य कारणों से, नजदीकी होने के कारण, किसी के रिश्तेदार होने के कारण आपको जो है कि टीम में जगह मिल जाती है और आप उतने योग्य नहीं होते हैं। अंततः परफॉर्मेंस देश का खराब हो जाता है, क्योंकि अयोग्य को आपने टीम में लिया और योग्य बेचारा बाहर रह गया। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, अगर जो हम लोग देख रहे हैं इसमें, देखिए एक तो जिन 7 लोगों ने मेडल जीते वो तो देश का नाम रोशन कर ही रहे हैं जी, लेकिन कई सारे सेक्शन में, जैसा कि तलवारबाजी के क्षेत्र में भवानी देवी वो क्वालिफाई करती हैं, एक तरह से क्वालिफाइंग राउंड में वहां तक पहुंचती है। नौकायन के क्षेत्र में लोग पहुंचते हैं। तो अलग अलग कई सेक्शन में भारत ने अपनी ऊर्जा और ताकत दिखाई है। लेकिन एक चीज जिसको कि ज्यादा गंभीरता से समझना पड़ेगा, जैसे अभी हम लोग हॉकी के महिला टीम, हॉकी के पुरुष टीम ने पदक जीत भी लिया। महिला टीम जो है कि उसका भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, वो पदक से चूक गई। वो ब्रिटेन के साथ, फिर भी ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में जब हम लोग देखते हैं तो वो 1-0 से जो उन्होंने वो जीत हासिल की थी वो बड़ी शानदार जीत थी, वो एक तरह से फीमेल हॉकी टीम की अगर हम लोग देखते हैं तो। लेकिन आप देखिए कि अगर प्रायोजक जब ढूंढा जा रहा था इन दोनों हॉकी टीमों के लिए, तो कोई प्रायोजक नहीं मिल रहा था। लास्ट में उड़ीसा सरकार जो है कि वो प्रायोजक बनी। तो आप अभी भी कहीं ना कहीं जो ये तो भारत में एक नई स्थिति दिख रही है कि खिलाड़ी जीत जाए तो श्रेय लेने के लिए सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जब वो तपस्या कर रहे होते हैं, जब उनकी वो निर्माण प्रक्रिया चल रही होती है, उस समय जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। इसलिए जो मिश्रा साहब कह रहे हैं वो पॉइंट बहुत ही बेसिक जरूरी पॉइंट है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको हर सेक्शन पे, चाहे आर्चरी के मामले में आप देखिए या दूसरे और सेक्शन में भी देखिए, पहली बार हम लोग जो है कि उसमें भी काफी अच्छा दीपिका जी जो है कि वो नंबर 4 तक पहुंचने में सफल हुई। तो हम लोगों को अपने पॉलिटिकल लेवल, जो पॉलिटिकल विल पावर है हमारा, उसमें सुधार कर रहा हूं बार बार।
में नहीं दिख रहा है। एक तरह से जो नीरज चोपड़ा के जो पूर्व कोच रहे हैं, उन्होंने खुद ही एक तरह से भारत के जो स्पोर्ट्स के सेक्शन है, जो ओलंपिक के लोग हैं जुड़े हुए, जो अधिकारी है ओलंपिक, इन सबों को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि खिलाड़ियों को सही सुविधा नहीं मिलता, यहाँ तक कि उनके खाने पीने का जो उनको सही खुराक मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। तो हम लोग इन लोगों का बेशक स्वागत करें, लेकिन इन्होंने जिस संघर्षों के बीच से ये निकले हैं यहाँ तक, तब के वो सोना ला रहे हैं, वो अलग अलग मेडल ला रहे हैं, वो संघर्ष जो है कि वो उसको और आसान बनाया जाए। वो मेहनत तो खिलाड़ी करते ही हैं, लेकिन उनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए और पक्षपातपूर्ण रही सुविधा, जो कि बिल्कुल एकदम उसमें जो योग्य व्यक्ति है उसको सीधे सीधे मिले। नीरज चोपड़ा जी के जब भी मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ, वो गोल्ड मेडल जीते, फिर भी अभी कह रहे हैं कि देखिए हमें आगे ट्रेनिंग कैसी मिलती है, ये देखने वाली चीज होगी। तो वो कहीं उनके पूरे इंटरव्यू के भाव में आप देखिएगा कि एक आशंका दिखती है, वो आशंका नजर आती है जी। तो इस तरह के हमलों से हम लोगों को, खिलाड़ियों को दुरुस्त करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, पूरा देश की सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार आपके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। ये भावना उनके दिल में हम लोगों को देनी पड़ेगी। बेशक ये भावना अपने अंदर होनी चाहिए कि पूरा मुल्क उनके साथ है और हर कोई उनके साथ है। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में हम अपने खिलाड़ियों के लिए और क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे जो मेडल्स है उनकी तादाद में इजाफा हो जाए और जो हमारे जो नौजवान खिलाड़ी है उनको भी लगे कि हाँ, हमारी सरकार, हमारे जो लोग हैं वो हमारे लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद खैर मकदम की बात कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों के खैर मकदम की जो कि अब से थोड़ी ही देर बाद पहुंचने वाले हैं इंडिया, और एयरपोर्ट पर भी उनके इस्तकबाल की तैयारी की जा रही है। ख़ासतौर पर अशोका होटल में भी तमाम तैयारियां की गई है। एक तरीके से बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया है और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये सिर्फ एक दिन के लिए है या आने वाले वक्त में भी हमारे खिलाड़ियों को ऐसे ही तरजीह दी जाएगी। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें कि ओलंपिक फातेहीन की वापसी होने वाली है। अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे खिलाड़ी। दिल्ली के अशोका होटल में एजाज़ी तकारीब मुनाकिद की जाएगी। ओलंपिक में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का शानदार मुजाहरा रहा है। अब से थोड़ी देर में एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे खिलाड़ी। तो हर कोई इस लम्हे का गवाह बनने की कोशिश करेगा जब वो तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अपने वतन पहुंच रहे हैं। और अब कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में बस वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और फिर वहां से वो अशोका होटल के लिए रवाना होंगे, जहां पर एक ख़ास इंतज़ाम उनके लिए किया गया है। एक ख़ास तकरीब का इनेकाद वहां पर किया जाना है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है। अब से थोड़ी ही देर बाद देर में बाहर निकलेंगे वो तमाम खिलाड़ी जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम और झंडा दोनों ही बुलंद किया है। वो खिलाड़ी जिन्होंने अपने खून पसीने से हिंदुस्तान की झोली में मेडल गिराए हैं। वो खिलाड़ी जिन्होंने हर एक लम्हा सिर्फ मुल्क के लिए खेला है। तो बस इंतज़ार किया जा रहा है, जैसे वो खिलाड़ी बाहर आएंगे एयरपोर्ट से वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और अगर मुमकिन हुआ तो उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं आर.के. मिश्रा जी। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। आर.के. मिश्रा जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन तमाम खिलाड़ियों की जो कि अब से थोड़ी देर बाद लौटने वाले हैं मुल्क के अंदर, वो पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में एयरपोर्ट से वो बाहर निकलेंगे। खैर, मैं इस चीज़ को आगे भी लेना जाना चाहूँगा। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या पिछले 20 से 30 सालों के अंदर ऐसा हुआ है कि हमने देखा है कि लोग जो है सिर्फ क्रिकेट को ही गेम समझना शुरू कर दिया और बाकी की जो खेल है, जिस तरीके से हमने देखा है कि जेवलिन, बहुत सारे लोगों को इसका नाम नहीं मालूम था, कोई प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा था इसको, और भी ऐसे खिलाड़ी हैं या खेल हैं जिनको बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो क्या कहाँ पर एक तरीके से हमारे साथ एक कम्युनिकेशन गैप रहा है कि हम इस तरह के खिलाड़ियों को या फिर खेलों को तरजीह नहीं दे पाए हैं, और शायद यही वजह है कि लोग जो है आज की जो युवा पीढ़ी है सिर्फ वो क्रिकेट के बारे में सोचती है और समझती है? देखिए, एक चीज मैं आपको इस 2020 के जो ओलंपिक हैं इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा सबसे पहले, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं जी। हुआ ये कि इस कोरोना काल में ये जो इस बार जो ओलंपिक का जो ऑर्गेनाइजिंग था वो बहुत ही एक बार चैलेंजिंग था एक तरह जी। आप खिलाड़ियों के लिए भी और खेल के लिए भी। और जिस देश में ये हुआ, जापान में, निश्चित तौर पर वहां पर भी आपने देखा जो कि बहुत ही चैलेंजिंग था, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण था
और जिसके ऊपर में काफी आलोचना भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके उस देश का, जापान के जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उनको बिल्कुल काबिल तारीफ काम किया है। और उन्होंने हर एक चीज को देखते हुए ये इसको ऑर्गेनाइजिंग जिस तरह से किया है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, इसको बहुत ही काबिल तारीफ है। खास करके वहां पर ऑर्गेनाइजर जो हैं और प्लस जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो वो भी ट्रेनिंग के समय में भी जो कोरोना का एक डर था, उसके बावजूद भी उन्होंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद जाकर के वहां पर मेडल जीत करके आए। अब आइए जो कि इस तरह की बातें जहां तक हम लोग पहले समझते थे, इसके ऊपर में जैसे क्रिकेट ही हम लोगों का भारत में एक चीज देखा जाता था, जो केवल क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जिसको पूरी तरजीह दी जाती थी। निश्चित तौर पर वहां पर इस तरह की बातें बिल्कुल हुई है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा जब जैसे 2008 की अगर मैं बात करूं तो उसके भी कम से कम 13 साल हो गए, 2008 की भी बात कर रहा हूं। उसके बाद उससे पहले भी अगर आपने देखा होगा तो हाँ, खेलों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, टेक्नोलॉजी बढ़ा है, उसमें जो पार्टिसिपेटेड जो कंट्री हैं, जो पहले सीमित थे वो असीमित हुए हैं। हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी जो पहले कम, आज मान लीजिए अगर 40 साल पहले की बात है, जो अगर 40 साल पहले जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो निश्चित तौर पर 40 साल के बाद अगर आपने देखा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारा परिवर्तन आया है, उसमें टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आई है। उसके बाद जो कहते हैं जो कि एक इच्छा शक्ति में भी परिवर्तन आया जी। मैं ये नहीं कहता हूं जो कि शक्ति में परिवर्तन नहीं आया, इच्छा शक्ति में भी परिवर्तन आया। जैसे पहले जेवलिन थ्रो कोई कुछ नहीं समझता था, ये जेवलिन थ्रो होता क्या है जी। उसके बाद जो और भी बहुत सारे खेल हैं जिसको हम लोग नहीं समझते थे, लेकिन आपने देखा होगा जब से ये 40 साल के बाद 2008 में भी आपने देखा होगा अभिनव बिंद्रा जी ने जब जैसे 10 मीटर एयर राइफल में जब गोल्ड उन्होंने जीता था, तो उसके बाद से जाकर के एक बहुत सारा इसमें परिवर्तन हुआ है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर सरकार भी उसी संजीदगी के साथ, उसी संवेदनशीलता के साथ अब ध्यान भी दे रही है। और निश्चित तौर पर आप अगर एक चीज और आपने देखा होगा, जो खिलाड़ियों से का कल खेल होगा और खेल होने के बाद के जो रिजल्ट है उसमें माता पिता जैसे बात करते थे, लेकिन आज आपका जो परिप्रेक्ष्य है, आज आपने देखा है जो कि ये सारा कुछ परिवर्तित हो चुका है। हाँ। आज प्रधानमंत्री खुद जो है सो इस चीज को इनिशिएट ले रहे हैं। खिलाड़ी कल खेल होगा, उसके लिए से पहले भी उनको मोटिवेट करने के लिए, कल उसका जो रिजल्ट आया उसके बाद भी अगर उसका मनोबल गिर ना जाए खिलाड़ियों का, उसके लिए भी मोटिवेशन। तो ये एक अलग आपका परिप्रेक्ष्य आपको देखने में अगर नजर आएगा। जो आज जो 2021 का जो भारत है, आप हो सकता है बहुत सारे ऐसे जगहों पर हमारी कमी होगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस खेल के रूप को, इस खेल के प्रारूप को और हमारी जो अपने खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहित करने का जो एक तरीका, एक खुद ही जो है सो शीर्ष नेतृत्व जो है भारत के शीर्ष प्रधानमंत्री जो है सो खुद लेकर के चल रहे हैं, तो इससे काफी खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा है। बिल्कुल, यानी कि मोटिवेशन लगातार वजीर आजम भी कर रहे हैं और ये भी एक तरीके से अपने जो खिलाड़ी हैं उनको चीयर अप करने का मौका मिल गया है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, हमारे साथ विवेक, एक चीज और जोड़ूंगा जी। मैं आऊंगा आपके पास। विवेक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और वो अपनी बातों को रखेंगे, उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे। विवेक जी, हमारे जो खिलाड़ी है वो ओलंपिक में बहुत शानदार मुजाहरा करके आज वतन वापस लौट रहे हैं, और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप उनकी इस परफॉर्मेंस को किस हिसाब से, किस नजरिए से देखते हैं। आगे फिर और चर्चा को बढ़ाएंगे। जी देखिए, तो हम क्या पूरा 140 करोड़ जो देश की जनता है आज वो खुश है, क्योंकि उन्होंने देखिए हमारे चाहे बेटी हो चाहे जो है हमारे बेटे हो देश के, उन्होंने सबने अपना भरपूर प्रदर्शन किया है और एक ऐसा प्रदर्शन किया है जिससे कि एक भारत की जो है अंतरराष्ट्रीय छवि जो है खास करके ओलंपिक के मामले में वो बढ़ी है। देखिए, आप बात बोल सकते हैं कि हमारा जो रैंकिंग है वो हो सकता है कि बहुत नीचे हो, लेकिन इस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आज तक का अगर हमारा हुआ है ओलंपिक में तो इसी ओलंपिक में हुआ है। इससे पहले 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें हमने 6 मेडल पर जीता था, और अभी हम एक गोल्ड के साथ, मैंने कल भी कहा था चैनल पे, हमारे पास आज गोल्ड भी है, सिल्वर भी है और हमारे पास ब्रॉन्ज भी है। तो हमारे जो खिलाड़ियों ने एक दम दिखाया है, और अभी बिल्कुल ठीक कहा जा रहा था, देखिए हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कुछ करने की तमन्ना होनी चाहिए, और बिल्कुल हमारे देश के लोगों में एक इच्छा शक्ति और खिलाड़ियों में तमन्ना है और वो बिल्कुल कर सकते हैं।
1 मिनट और मैं आपका लूंगा। देखिए बहुत बातें हैं जिसको हमें फोकस करना पड़ेगा। देखिए ये जो ओलंपिक था वो तो हो गया और हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और पूरा देश इस बात पर गर्वान्वित है। और मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिस तरीके से आप लोगों ने कवरेज किया है। देश के हर एक मोहल्ले में, एक छोटे से गांव से लेकर एक मेट्रो सिटीज तक आज सब जो है यही बात कर रहे हैं, हर जगह यही डिस्कशन हो रहा है कि हमने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। भारत के लोगों ने, भारत के जो खिलाड़ी है उन्होंने क्या परफॉर्मेंस करके दिखाया है। मैंने बोला ना भाला फेंका तो ऐसा फेंका कि विश्व पटल पर वह भाला आज अंकित हो गया है। तो देखिए 2-3 चीजों पर अगर हम फोकस करें तो 2024 वाला जो पेरिस का ओलंपिक है उसमें हम और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट की, देखिए गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग ठीक से करे और प्राइवेट सेक्टर को भी वहां पर आने की अनुमति दी, और चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे मिनिस्टर हो, और हर राज्य 1 या 2 खेल, देखिए आपको भी पता होगा, आप बड़े पत्रकार हैं, हर राज्य में 1-2 खेलों को बढ़ावा दिया जा सकता है जो कि वहां के लोकल कल्चर को सूट करता है। आप देखिए एथलेटिक्स में, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, हॉकी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, सब में हमने जीता है। और भी बहुत सारे विधाएं हैं, बहुत सारे खेल हैं। आज के पहले मेरे ख्याल से भाला के बारे में लोग नहीं जानते थे कि हाँ ये भी एक कोई ऐसा खेल है जो कि खेला जाता है। अभी जनमानस नवीन चेतना का संचार हुआ है, लोग समझ रहे हैं और उनको पता है क्रिकेट के अलावा पैसा और जगह भी है, ओलंपिक में भी पैसा उनको मिल सकता है। और इस वजह से जो हमारी नवयुवक पीढ़ी है वो बिल्कुल प्रोत्साहित है। और अगर सरकार ने पीपीपी मॉडल लेके आया, खेल इसमें पैसा आया, ठीक से ट्रेनिंग मिले तो हम 2024 में और प्रदर्शन करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जो अभी तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई, जरा वो तस्वीरें अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। ये देखिएगा, ये जश्न है, ये जज्बा है, ये जुनून है उन खिलाड़ियों की आमद का जो कि वतन पहुंच चुके हैं और इंतज़ार एयरपोर्ट के बाहर किया जा रहा है उन खिलाड़ियों का। यही वो जज्बा है। मुल्क जब से हमारे मुल्क के अंदर लोगों ने इस बात को देखा है कि जो खिलाड़ी हैं वो शानदार मुजाहरा कर रहे हैं, उसके बाद से ही लगातार इस तरह की तस्वीरें हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। आर के मिश्रा जी, एक तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। अभी तक अमूमन हम ये देखते थे कि जो है क्रिकेट या फिर कुछ इस तरह का कोई गेम हुआ करता था तो उसमें लोग चीयर अप किया करते थे, डांस किया करते थे। लेकिन अब ओलंपिक के अंदर चाहे वो कोई से भी गेम्स है, उसमें अगर कामयाबी हासिल हो रही है तो लोगों को एक तरीके से एक पैगाम जा रहा है, लोगों के अंदर जो है लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमारे हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं वो इससे भी अच्छा मुजाहरा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो आप बात कह रहे थे कि ओलंपिक में जितने भी गेम्स खेले गए हैं एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट से कितना ज़्यादा इसको और ज़्यादा हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि क्रिकेट को हमने बहुत ज़्यादा एक तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ऊपर पहुंचा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर जो गेम्स हैं ओलंपिक के उसको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप देखिए, एक चीज़ मैं अभी आप लोगों को, बिल्कुल मीडिया को खास करके साधुवाद आप लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि ये भी जो स्थिति आई है, जो मतलब ओलंपिक को इस तरह से लोग देखा जा रहा है, जैसे अभी आपने देखा जो वेलकम करने के लिए जिस तरह से वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर में आदमी जितने वहां पर पहुंचे हुए हैं, सब आप लोगों का, बिल्कुल आप लोगों को साधुवाद है, जो कि इस तरह से ओलंपिक को और एथलीट को आप लोगों ने इस तरह से प्रमोट किया है। इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो मत नहीं है और आप लोगों को साधुवाद है। खास करके आप आपने देखा जहां तक क्रिकेट को तरजीह दी जा रही थी इससे पहले, लेकिन उसी तरह से एथलीट या ओलंपिक को जिस तरह से अगर आप लोगों का इसमें थोड़ा सा और रोल बढ़ जाता है, बहुत मदद है आप लोगों को। और निश्चित तौर पर अभी हमारे जो मित्र कह रहे थे, निश्चित तौर पर जो कह रहे थे, जो कि वो 2-4 बिंदु जो हमने रखे हुए थे, उसमें निश्चित तौर पर ये जो फंड्स जो है, ये कोई भी गेम का लाइफलाइन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो फंड्स हैं वो किसी भी गेम का लाइफलाइन होता है और इसको मैं पहले ही रख चुका हूँ। और गाड़ी होंगी 200 के करीब, गाँव तो बस में आ रही है। से बात हुई थी आपकी? हुई थी, बोला पापा ठीक हो, मैं ठीक है बेटा, मैं ठीक है बेटा, आ जा तू आज होगी जम के एयरपोर्ट में मिलेगी बेटा मौका। थैंक यू बेटा। आज बजरंग आ रहा है, क्या तैयारी करके आए हैं? भैया बजरंग आ रहा है, उसके लिए मान ले कम से कम 100-200 गाड़ियों का काफिला है।
और उसको लेने आए हैं। फिर ये मान लो कि वर्ल्ड चैंपियन का जैसे स्वागत है ऐसा स्वागत करेंगे। यहाँ पे ढोल नगाड़े जो सब बज रहे हैं अपने बज रहे हैं या वो आ रहे पहले। उसके बाद का क्या प्लान है? उसके बाद घर जाएंगे और वहाँ पे देखना आप तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी हो रही घर पे भी। हाँ, डीजे सब कुछ कौन आया है घर से? घर से सभी आए हैं। वो पापा आए, भाई आए, मम्मी नहीं आई, वो कोई लेडीज तो आई नहीं, लेकिन वो सब आए हैं और 100 गाड़ी आई है कम से कम। हाँ, बहुत तगड़ा। तो बजरंग पूनिया के घर वाले भी आए हुए हैं और देखिएगा ये टीम जो है वो आ चुकी है एयरपोर्ट पर। एक तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल है इस वक्त। आप तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आखिर कैसा नज़ारा है। चैंपियंस की जो वतन वापसी की तस्वीरें हैं वो अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। हमारे जो गेस्ट हैं वो भी इस तस्वीर को ज़रा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। ये वो जश्न है जब कोई एक तरीके से हमारे हिंदुस्तान के अंदर आता है और हिंदुस्तान का परचम बुलंद करके आता है। हिंदुस्तान का झंडा बुलंद क्या है, हिंदुस्तान का जो नाम है वो ऊँचा क्या है इन खिलाड़ियों ने, जिसकी तस्वीरें हमने देखी है और आज उसी का जश्न हम एयरपोर्ट के बाहर भी देख रहे हैं। बस अब से थोड़ी देर बाद जो खिलाड़ी हैं वो बाहर आएंगे, उनको फूल मालाओं के साथ इस्तकबाल करेंगे और जो बजरंग पूनिया हो या फिर नीरज चोपड़ा या फिर और भी जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी के इस्तकबाल के लिए लोग पलक पावने बिछाकर खड़े हुए हैं। जिस तरीके से आर के मिश्रा जी हम बात कर रहे थे और आप बता भी रहे हैं कि ये वाकई में काबिल तारीफ है कि लोग अब जो अदर गेम्स हैं उनको भी बड़ी संजीदगी के साथ ले रहे हैं। वरना अमूमन ये हुआ करता था कि क्रिकेट खेल लिया, उसमें कौन जीता, वर्ल्ड कप कब होगा, T20 कब होगा, और एक तरीके से ग्लैमर उसके अंदर तड़का लग जाता था और काम खत्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित तौर पर देखिए, जैसे हमने कहा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कुछ स्ट्रक्चर अगर है तो उसको ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए, उसका कल्चर और ट्रेडिशन उसको डेवलप होना चाहिए। उसके बाद फिर एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, जो कि गेम को कभी भी देखिए, गेम व्यक्तिगत नहीं होता। अगर आप किसी कहीं पे भी देश के लिए खेलने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर एक तो गेम को एक कोरिलेट करना पड़ेगा से। शायद आप लोग भी इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि गेम जो है ये व्यक्तिगत गेम नहीं है। आज अगर मान लीजिए जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता है तो देश के लिए जीता है। व्यक्तिगत वो उनके बाद की बात है, लेकिन ये देश के लिए जीता है। एक नेशनलिज्म जो है तो उसको कोरिलेट करना पड़ेगा गेम को, तभी जाकर के हम देखिए एक जज्बा होता है। एक जज्बा होता है जो हम व्यक्तिगत तौर पर हम कहीं पर कुछ कर रहे हैं, एक होता है हम देश के लिए कर रहे हैं। मतलब 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करके आपने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया, वहां पर जाकर के आपने गोल्ड जीता, तो एक अलग परिप्रेक्ष्य हो जाता है। तो उसको कोरिलेट करने की भी जरूरत है। फंड्स तो बिल्कुल ही लाइफलाइन है, करप्शन उसको थोड़ा सा दिखना पड़ेगा। दूसरी बात डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई नजदीकी है तो उसको आपने ले लिया और जो दूर के हैं वो सक्षम नहीं है उसको नहीं लेते हैं। तो ये सब सारे जो बिंदु हैं अगर आप देखेंगे जिसके ऊपर में काम हो तो नहीं, तो आप 48वीं रैंकिंग की बात कर रहे हैं, हम तो अमेरिका और चाइना को पछाड़ने की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं 2024 में अगर हर एक बिंदु के ऊपर में अगर बातें हो, चर्चा हो, कार्य हो, तो निश्चित तौर पर 2024 में आप देखिएगा 48 से मुझे लग रहा है टॉप 10 के अंदर में आ जाएगा। अभी तो हम टॉप 50 में हैं, लेकिन टॉप 10 में हम लोग आ जाए इंशाल्लाह, और टॉप 10 के अंदर भी आएंगे, हम नंबर 1 भी बनेंगे एक बार फिर से। मैं आपसे समझना चाहूंगा विवेक जी, जो बात का जिक्र यहाँ पर आर के मिश्रा जी कर रहे हैं कि हमको जो है एक तरीके से उन तमाम बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अब एक तरीके से एक लहर चल गई है और ख़ास तौर पर हम देखिए जो एक सपना था, जो एक ख्वाब था, वो अब तकरीबन पूरा होना शुरू हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि जब आने वाले आइंदा के ओलंपिक होंगे तो उसमें इससे भी ज़्यादा हम लोग मेडल जीतेंगे। लेकिन उसके लिए हमको तमाम वो सहूलियात चाहिए हमारे खिलाड़ियों को जो कि जिसके वो हकदार है। हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर स्टेडियम्स तो बना दिए जाते हैं लेकिन अच्छे कोचेज़ नहीं रखे जाते हैं, कुछ जगह पर कोचेज़ होते हैं तो वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है उनकी कमी रहती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं झोल ज़रूर हो जाता है, या फिर सब कुछ है लेकिन उसके अंदर फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन की बात आ जाती है। देखिए, मैं मिश्रा जी की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि हमारी जो परफॉर्मेंस है आने वाले समय में और अच्छी होगी। मैं बोल रहा हूँ 2024 में जो ओलंपिक होना है उसमें देखिए हमें इतना उम्मीद नहीं करना चाहिए कि हम टॉप 10 में आएंगे या टॉप 20 में आएंगे। हम जहां भी आएंगे, और देखिए ये लंबा प्रोसेस है, कोई 3 साल में बहुत बड़ा चमत्कार हम उम्मीद हमें करना भी नहीं चाहिए और चमत्कार होगा भी नहीं। इसमें एक प्रोसेस है और एक समय में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आप इस बात को मानेंगे
कि जब शीर्ष नेतृत्व आपके साथ हो तो आपका और संबल बढ़ा रहा हो, आपका हौसला अफजाई कर रहा हो, तो चीजें आसान हो जाएंगे। एक प्रधानमंत्री लेवल से जब बात आपसे हो रही है, आपसे कदम मिला के बातें की जा रही हैं, आपके साथ देश पूरा खड़ा है, तो आपसे अच्छा परफॉर्मेंस उम्मीद है और उस पर हमारे जो खिलाड़ी हैं बिल्कुल खड़े उतरे हैं। दो बात मैं और कहना चाहूंगा। अभी बात हो रही थी क्रिकेट की। क्रिकेट इतना फेमस क्यों हुआ, क्रिकेट के पीछे लोग दीवाने क्यों हो गए? इसीलिए क्योंकि उसमें पैसा है, और पैसा आज जो ओलंपिक में है, आप देखिए राज्य सरकारों ने पैसा बहुत दिया है। तो देखिए इस वजह से भी लोग इसमें के लिए और है, और आप उसके क्रिकेट की और ओलंपिक गेम्स की आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्कुल अलग माहौल है। देश के लिए हम खेल रहे हैं, जो भी खिलाड़ी यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं वह व्यक्तिगत तो है ही, लेकिन इसमें देश सर्वोपरि है। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि यह जो साधारण परिवार से लोग जो आज आए हैं, ये असाधारण काम किए हैं, और इनके लिए ढोल नगाड़े और ताशे तो बजने ही चाहिए। इन लोगों का स्वागत तो होना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत के सिर को और ऊंचा कर दिया है। तो एक मुनव्वर राणा का मुझे शेर याद आ गया कि ये ऐसे लोग हैं जिनको आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे लोग हैं जिनको आपको गांव से लेकर शहरों तक आपको 2-3 साल में जो एक्सपर्ट हैं उनको लेकर आपको उनको और अच्छे से आपको पॉलिश करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि एक शेर है कि कलंदर संगमरमर के दुकानों ने, कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूं बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। तो यहाँ पर सरकार को पीपीपी, मैंने पहले कहा, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, आधुनिक इक्विपमेंट्स आने चाहिए, और इससे जो है खिलाड़ी हमारा और अच्छा परफॉर्म करेंगे। जापान को आप लीजिए, यूएसए को लीजिए, क्यों वो आगे हो गए? क्या हमारे देश में 140 करोड़ का देश है, इतने अच्छे यहाँ के लोग हैं, सब बिल्कुल मन से काम करना चाहते हैं, मन से देश की सेवा वो करना चाहते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि हम इतने पीछे, इसलिए पीछे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए वो इक्विपमेंट नहीं है। हमारे पास इससे स्टेडियम नहीं है, एक स्टेडियम जाने के लिए 15, 20, 25 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो इनसे अगर हम फोकस करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, पीपीपी मॉडल लेके आए, इसमें भी पैसा आए, फॉरेन के कोच आए, और हमारे देश के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो सर्विस देने को तैयार हैं, उनकी सर्विस को हमको लेना चाहिए, और इस तरीके से हम 2024 में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और आने वाले समय में हम टॉप 10 के, हम टॉप 5 में जाएंगे इंशाल्लाह। आर.के. मिश्रा जी, आपसे ये चीज़ समझना चाहेंगे कि देखिएगा, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जो खिलाड़ी जीत कर आए हैं उनका शानदार मुजाहरा रहा है, लोगों के नाम, लोगों की जुबान पर उनके नाम भी है, फिर चाहे वो हम बजरंग पुनिया की बात कर ली जाए या फिर नीरज चोपड़ा की बात कर ली जाए, तमाम ऐसे लोग जो है जो जीत कर आए हैं। लेकिन उन खिलाड़ियों के बारे में भी हमें सोचना होगा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने मेहनत की है, लेकिन वो बाय चांस वो चूक गए हैं। उन खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में और ज़्यादा अच्छे से उनको प्रैक्टिस करने के लिए मदद की दरकार होगी, उनको और अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ पैसों की दरकार होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की दरकार होगी, क्योंकि 2 से 3 साल के अंदर जब ये अगला ओलंपिक आएगा तो यही जो 2nd या 3rd नंबर पर आए हैं वो एक बार फिर से जो है अपना आप को साबित कर पाएंगे। आप देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा इसमें, जहां तक बात है, तो आप देखेंगे जब क्रिकेट में जब सिलेक्शन होता है तो नीचे आपको वहां पर देखेंगे ब्रेकिंग न्यूज में भी आता रहता है, और नीचे भी आता रहता है, जो हर एक खिलाड़ियों के नाम आते रहते हैं जी। जो भी खिलाड़ी 15 हो चाहे 20 हो, उसके नाम आते रहते हैं। तो सबको पता होता है जो क्रिकेट में इस बार 15 प्लेयरों का सिलेक्शन हुआ है, और ये 15 खिलाड़ी इंग्लैंड जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या श्रीलंका। लेकिन आपने जब देखा होगा जो ओलंपिक में अभी अगर आपको पूछा जाए या किसी से भी पूछा जाए, जनरल आदमी की बात कर रहा हूं मैं, जनरल आदमी से पूछा जाए जो कि कितने आदमी गए थे वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए वहां पे ओलंपिक में, तो केवल ये आपको 7 नाम ही आपको पता चलेगा जिन्होंने ये मेडल लेकर के आए जी। देखिए, मैं बहुत बारीकी से बात कर रहा हूं मैं बिल्कुल, और ये संजीदगी वाली बात होनी चाहिए, जो इसके ऊपर में संवेदनशीलता होनी चाहिए। आखिर कितने प्लेयर ने वहां पर जाकर के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, ये आपको कोई नहीं बता पाए। दूसरी बात यह है जो केवल 7 खिलाड़ियों का ही नाम किसी को मालूम होगा
जिन्होंने 7 मेडल लेकर के आए। जी। तो एक इस चीज को बढ़ाने की जरूरत है, जो कि बेशक। हाँ सचमुच में कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट बिल्कुल, किया। ये तभी बढ़ाने की जाकर जरूरत के- है। वाकई में इन लोगों के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। वक्त की बहुत कमी है, इजाजत नहीं दे पा रहा वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आर के मिश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए। विवेक मिश्रा जी, विवेक सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर जो खिलाड़ी है वो वतन लौट चुके हैं और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जैसे वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखते रहिए जी सलाम।